Hello students, welcome to Deep Dheeraj Academy and Digital Smart Classes. I am DK मंडल और मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं, जो पिछली कक्षाओं में मैंने आप लोग को बेसिक बताई थी। आज उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और सिलेबस के साथ पढ़ेंगे। तो 12th क्लास के मैंने आप लोग को स्टार्ट की है और मैं आप लोग को सबसे पहले उसका सिलेबस बताऊंगा और उस सिलेबस में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है। ये रही आपकी सिलेबस और इन सिलेबसों के में अंक भी दिखाए गए हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए कि आपका लोगों का सिलेबस क्या है। अगर चाहेंगे तो आप लोग नोट्स डाउन भी कर सकते हैं आप, ठीक। तो देखिए क्या है। पहले में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक। तो उससे जो अंक पूछे जाते हैं आप लोग को बिहार बोर्ड में या फिर किसी भी बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, अनदर बोर्ड, किसी भी बोर्ड में, वो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और जो तीसरे विद्युत धारा है, इससे 7th नंबर का क्वेश्चन यहाँ दर्शाया गया है, जो ऑब्जेक्टिव में तो आती ही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये विद्युत धारा, जिससे ऑब्जेक्टिव में तो आएगी, यानी वस्तुनिष्ठ में आएगी, लघु में आएगी और दीर्घ में आएगी, आना ही आना है उसको, ठीक। और गतिमान आवेश और चुंबक एवं द्रव, इससे हमेशा 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रतिवर्ती धारा से भी 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंग से 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे, ठीक। और तो विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति से आप लोग को 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परमाणु और नाभिक, इन दोनों को मिलाकर 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं, जिससे वस्तुनिष्ठ में भी डाला जाता है। अधिकतर इसे क्वेश्चन जो आप लोग को आएंगे वो वस्तुनिष्ठ लेवल से ही आते हैं, ठीक। हाँ, या तो 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन लघुतरीय में भी आप लोग को डाल दिए जाएंगे, ठीक। लेकिन दीर्घ से इससे बहुत कम उम्मीद होती है पूछने का। उसके बाद आ जाती है अर्धचालक और इलेक्ट्रॉन की, इससे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकी का पार्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉनिकी का पार्ट होता है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक ही चैप्टर आप लोग को पढ़नी है। फिर संचार व्यवस्था में आ जाती है, तो उसे 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे, ठीक। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन संचार व्यवस्था में पूछे, ये हमेशा दीर्घ आएगी, हमेशा दीर्घ आएगी। लेकिन एकागुल 1 या 2 क्वेश्चन लघु में भी डाल दिए जाते हैं, सॉरी लघु में नहीं, इससे क्वेश्चन आप लोग को वस्तुनिष्ठ में भी डाल दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप से, ठीक। जैसे कि पूछा जाएगा कि टीवी का जो रेंज है कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसका तरंग दैर्ध्य दे देगा, फ्रीक्वेंसी पूछ देगी संचार व्यवस्था में, ठीक। तो इस चैप्टर में, इस सिलेबस में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कैसे क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे या हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, आप लोग उसमें क्या रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक। स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ने के लिए हम लोग उसमें सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे कि आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश क्या होती है, ओके। उसका गुण पढ़ेंगे, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे, जो बहुत आप लोग को इम्पोर्टेंट होगा, उसकी न्यूमेरिकल वगैरह जो इम्पोर्टेंट होती है आप लोग को। और उससे रिलेटेड आप लोग को कूलॉम का नियम भी बताया जाएंगे इस चैप्टर में आप लोग को। और कूलॉम के नियम से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो बताए जाएंगे, ठीक। कूलॉम के नियम से जो भी प्रश्न है वो बताए जाएंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र और उसकी रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। विद्युत क्षेत्र और रेखाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे ज़्यादातर पूछे जाएंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुणधर्म क्या होता है, ठीक। उसकी प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे जाएंगे आप लोग को, ठीक। और उसके बाद विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक क्षेत्र या फील्ड के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे
टॉपिक वो आती है फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग को हो जाती है वो होती है गॉस लॉ। ठीक, तो गॉस लॉ में हम लोग गॉस लॉ के बारे में तो अध्ययन करेंगे, साथ साथ उससे जितने रिलेटेड एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ गॉस लॉ का यूज होता है, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश होता क्या है। ठीक, तो मैंने आप लोग के लिए ये टाइप करके रखा हुआ है ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना कि आप लोग को विजुलाइज कभी कभी नहीं हो पाता है, वो खोजते रह जाते हैं कि क्या कहाँ लिखा गया है, क्या कहीं खोजते रह जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग की सुविधा के लिए क्या करें, टाइपिंग कर लें ताकि आप लोग को नोट डाउन करने में भी आसानी हो। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश। ठीक, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आवेश। हालांकि मैं आप लोग को बताया हूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग को समझने में दिक्कत हो गई हो पिछली कक्षाओं, पिछली लेक्चर में। ठीक, कहीं कितने स्टूडेंट हैं कि लिखने में जैसे कि खोजते हैं ना कि नहीं लिखा हुआ चाहिए था हमको। ठीक, तो उस तरह के हम टाइपिंग करके रखे हुए हैं, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे समझाते जाऊंगा और आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। ओके, तो सबसे पहले जो चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये स्थिर मैंने रुका हुआ और वैद्युतिकी मतलब आवेश, मतलब कि इस चैप्टर में जो अध्ययन करेंगे हम स्थिर वैद्युतिकी मतलब रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। वो चल नहीं रहा होता, वो सिर्फ रुका हुआ, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, ये तो हो गई स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। अब हम आ जाएंगे फर्स्ट टॉपिक, जो इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में आ जाते हैं और उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होती है। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं आप लोग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो अपना नोट्स निकाल लीजिए ताकि मैं स्टार्ट करूं और जैसे मैं समझाऊंगा आप लोग को वैसे वैसे आप लोग नोट्स कर सकते हैं। इसलिए मैंने टाइपिंग करके यहाँ पर ही आप लोग को दिखाया है ताकि आप लोग को विजुलाइज हो जाए एक एक लाइन एक एक अक्षर। ठीक, इससे क्या होगा कि आप लोग का नोट्स भी बनते जाएगा और धीरे धीरे आप लोग समझते भी जाएंगे। ओके, तो आ जाते हैं विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। ओके, तो आते हैं विद्युत आवेश। देखो इसमें बताया गया है कि विद्युत आवेश एक गुण होता है। विद्युत आवेश गुण होता है, किसी भी पदार्थ का यह एक गुण है। अगर उस पदार्थ में या उस पदार्थ के नजदीक कोई वस्तु को अनदर वस्तु को रखा जाए तो कैसा बल का अनुभव करेगा पहले पदार्थ की अपेक्षा। वही मैंने यहाँ लिखाया है कि यह किसी पदार्थ का गुण होता है जिसकी उपस्थिति में या किसी अन्य पदार्थ को उसके निकट लाने पर वह एक बल का अनुभव कराती है। जैसा कि हम लोग समझाते हैं कि ये कोई आवेशित वस्तु है। ठीक, ये कोई आवेशित वस्तु है, तो हम कैसे समझेंगे कि आवेशित वस्तु है? हम लोग कैसे समझेंगे कि यह आवेशित वस्तु है? क्या कैसे हम टेस्ट करेंगे? तो इसे टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक दूसरे वस्तु को लाते हैं। ठीक, एक दूसरे वस्तु को लाएंगे। जैसे ही आवेशित जो कह रहे हैं हम लोग कि आवेशित वस्तु है, उसके नज़दीक हम वस्तु को ले जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये वस्तु पर कुछ बल लग रही है। ठीक, इस वस्तु पर कुछ बल लग रही है। जैसे ही इस वस्तु पर बल लगा तो समझ गए कि ये वस्तु आवेशित है, तभी तो इसकी वजह से इस वस्तु पर बल लग रही है। ठीक, और हम कहेंगे कि ये वस्तु पूरी तरह से आवेशित है, और आवेशित तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि आवेश होना किसी वस्तु का गुण होता है। ओके, आवेशित होना किसी वस्तु का गुण होता है, तो गुण तो हमको दिखाई नहीं देगा। ओके, गुण हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे हवा बहती है, हवा का काम है बहना, हवा का काम है बहना। बहना क्या है? उसका गुण है। तो गुण तो देखने सिर्फ महसूस कर सकते हैं, या तो अगर हवा बह रही है जहां पर कपड़ा ले जाएंगे वो हिलने डोलने लगे तो समझ जाएंगे कि हवा बह रही है। उस गुण को तो हम नहीं देख रहे हैं। उसी तरह किसी भी वस्तु पर अगर आवेश उत्पन्न हो गई हो तो उस आवेश को देख नहीं सकते हैं,
लेकिन उस आवेश को हम लोग महसूस कर सकते हैं। और वो महसूस करने का सबसे सही उदाहरण मैंने आप लोग को, जो नॉर्मल आम सिचुएशन में हम लोग को उदाहरण है, वो कंघी और कागज के टुकड़ों के बीच वाली उदाहरण आप लोग जानते होंगे। तो मैंने उसी उदाहरण को यहाँ एक बार फिर लिख दिया है, ठीक। आप लोग नोट्स डाउन कर ले। और इसमें ये बताया गया है कि किसी भी कंघी को उठाते हैं, घर से उठाओ कंघी, ये उठा लिया, ठीक, ये उठा लिया कंघी, और मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाऊँगा, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाऊँगा। तो देखेंगे सर्वप्रथम क्या होगा, वो कागज का टुकड़ा पर कोई बल नहीं लगेगा, और बल नहीं लगने का कारण उसमें वो चिपकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही इसी कंघी को अपने बालों में लगने, बाल में भी लगा सकते हैं, हेयर, या फिर रेशम के कपड़ा में भी लगा सकते हैं, ठीक। तो इन सिचुएशनों में क्या होगा कि ये जो कंघी है आवेशित हो जाएगा। जैसे बालों में मैंने लग रहा, ठीक, अब बालों में लग रहा तो मैंने बोल दिया कि ये आवेशित हो गया। तो कैसे आवेशित हो गया, क्या क्या प्रूफ क्या है? तो उसे प्रूफ करने के लिए हम लोग उसी जो पहले वाले जो कागज का टुकड़ा लिए थे ना, उसी कागज के टुकड़े पर ये ले जाएंगे ऐसे करके, ठीक। जैसे ही ऐसे नजदीक ले जाते हैं, ये कागज का टुकड़ा क्या होता है, इसमें चिपकना स्टार्ट कर देता है, ठीक। इसमें चिपकना स्टार्ट कर देगा तो हम लोग ये समझेंगे कि जो कंघी है, जिस आवेशित कंघी है उसमें कागज का टुकड़ा चिपक रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो कंघी पर आवेश उत्पन्न हो गया है, अर्थात वो कंघी आवेशित हो गई है। ओके, ठीक, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइएगा आप लोग को। मैं एक बार इसको फिर से रिवीजन कर सकता हूं, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसको मैं फिर से रिवीजन कर सकता हूं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लोग को बहुत अच्छी तरह से यहाँ लिखा दिया है उसका उदाहरण के साथ। तो नोट डाउन कर लो, या फिर पॉज करके भी वीडियो को आप लोग देख सकते हो इसको। हाँ, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस, तो आगे बढ़ते हैं और हम आवेश के बारे में जानते हैं कि आवेश होता क्या है। ये तो जान लिए कि आवेश होता क्या है। अब आवेश के प्रकार के बारे में जानेंगे। अब आवेश के प्रकार के बारे में जानेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आवेश आप लोग जानते होंगे कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। एक धनावेश होती है, दूसरा ऋणावेश होती है। तो वही मैंने लिखा दिया हुआ यहाँ पर कि एक धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज, ठीक। अब आप लोग को मैं समझाऊंगा कि धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं। ओके, तो इसे समझने के लिए हम यहां देखेंगे, देखिए धनावेश। सबसे पहले हम समझते हैं कि धनावेश क्या होता है। तो धनावेश के लिए हम ये ऐसे समझेंगे कि किसी न्यूट्रल बॉडी से या किसी उदासीन बॉडी से, उदासीन वस्तु आप लोग तो जानते होंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर हो। ओके, तो एक उदासीन वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो वहां क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण उस वस्तु पर क्या हो जाएगा, धनावेश की संख्या बढ़ जाएगी, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो वस्तु कैसा दिखाई देगा, धनावेश, ठीक। ओके, अब हम समझेंगे कि ऋणावेश क्या होता है। अब इसके बारे में समझेंगे कि ऋणावेश क्या होगा। तो ऋणावेश वैसी वस्तु को कहेंगे जहां पर किसी उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर उसके मिला देते हैं, ठीक। तो वहां पर क्या होगा कि जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रॉन को अंदर आप उदासीन वस्तु में मिलाएंगे तो वहां देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है,
इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी उस वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, वो हम समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। देखो, अगर धनावेश करना है किसी वस्तु को, तो धनावेश करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो ये कोई उदासीन वस्तु है, ये कोई उदासीन वस्तु है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, अब का इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। तो यहां देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते ही, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते ही हम देखेंगे कि इस वस्तु पर अब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, ये बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण यहां हम देख रहे हैं कि ये वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। ठीक, इस वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। यहां पर प्रोटॉन कितना है, 2 प्रोटॉन, यहां पर 2 प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन की संख्या 2 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां कितनी है, यहां देखो, यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, प्रोटॉन 2 है और इलेक्ट्रॉन 1 है। तो किसकी ज्यादा संख्या हुई, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हुई। तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण यह वस्तु कैसा दिखाई देगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यह वस्तु पूरी तरह से धनावेशित हो गई। ओके, अब उसी तरह ऋणावेशित समझेंगे। तो ऋणावेशित में क्या करेंगे, यहां पर लोग को यहां पर मैंने बताया धनावेश और ऋणावेश के बारे में। ठीक, अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे कि समान अगर आवेश लेंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, तो क्या होगा। ठीक, तो दोनों स्थितियों में अलग अलग अपना प्रभाव दिखाएगा कि अगर धनावेश और धनावेश, ठीक, एक साथ लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे, मान लिया कि ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो इन दोनों को अगर एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा। दोनों के बीच कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। इसीलिए यहां कहा गया कि समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ओके, तो यहां पर देखते हैं हम, अगर निगेटिव रहेगा, मान लो कि ये नेगेटिव आवेश है और ये भी निगेटिव आवेश है, तो दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो वहां भी प्रतिकर्षण ही होगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों आवेश एक ही प्रकृति का, एक ही नेचर का, इसलिए वहां प्रतिकर्षण होगी। ठीक, ओके, अब हम लोग आ जाएंगे कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश लाएंगे तो क्या होगा। विपरीत प्रकृति कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसके नजदीक एक निगेटिव आवेश को लाएंगे तो क्या होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो वहां हम देखेंगे कि उन दोनों आवेशों में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। उन दोनों आवेशों में आकर्षण होगा, हमेशा आकर्षण होगा। तो हम कहेंगे कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होती है और समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होती है। ओके, याद रहेगी, तो वो नोट कर लो आप लोग किस ये वाली। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। वही दिखाया गया है आप लोग को कि यहाँ विपरीत प्रकृति के आवेश दिखाई गई है। तो विपरीत प्रकृति के आवेश में क्या होगा, तो विपरीत प्रकृति के आवेश में हमेशा आकर्षण होती है। अब हम देखेंगे, समझ गए ये इतने तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है, उसको हमको धनावेशित करना है या किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है, तो वहां पर उसके द्रव्यमान में कोई फर्क आएगी या फिर उतना ही रहेगी या फिर बढ़ेगी या फिर घटेगी।
तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उदासीन वस्तु है, ठीक, उसमें उसको हमको पॉजिटिव चार्ज करना है। उसको कैसा करना है? पॉजिटिव आवेश करना है। तो पॉजिटिव आवेश करने के समय हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से क्या होता है? ये जो पदार्थ है इसका द्रव्यमान घट जाती है, ठीक। तो याद रखिएगा आप लोग कि किसी वस्तु को धनावेशित करने में, किसी वस्तु को धनावेशित करने में उस वस्तु का जो भार है यानी द्रव्यमान है वो क्या होती है? घट जाती है। लेकिन अगर किसी वस्तु को ऋणावेशित करनी है तो किसी वस्तु को ऋणावेशित करने में क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन को, अगर मान लो किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उसमें क्या करेंगे? बाहर से इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर रखेंगे। तो रखने के समय क्या होगा? इस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा हमेशा कि किसी वस्तु को धनावेशित करने में उस वस्तु का द्रव्यमान होती है वो घट जाती है, और किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाती है। ये नोट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आप लोग, तो कृपया करिए इसे नोट कर लें। ओके, तो आगे बढ़े आप लोग। रेडी है? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशन के बारे में पढ़ेंगे। आवेशन होता क्या है? आवेशन होता क्या है? आवेशन, ये आवेशन होता क्या है? तो आवेशन को हम लोग इस तरह समझेंगे कि अगर किसी वस्तु को हमको आवेशित करनी है, किसी वस्तु को आवेशित करनी है तो वो तीन प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। किसी वस्तु को आवेशित तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला है घर्षण द्वारा, दूसरा है चालन द्वारा, और तीसरा है प्रेरण द्वारा, ठीक। पहला घर्षण द्वारा आवेशन करेंगे, दूसरा चालन द्वारा आवेशन करेंगे, और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन करेंगे। मतलब कि इन तीनों विधियों द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, ठीक। तो बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस तीनों के बारे में आप लोग को अगली कक्षाओं में, अगली टॉपिक में बताऊंगा, ठीक। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोग तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबा दें, ताकि आप लोग को आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है आवेशन पर, उसे आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें, ठीक। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।